अमोघ नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। हम इससे पहले शुरू कर चुके हैं आरआरबी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करना शुरू कर चुके हैं। कई सारे वीडियोस हम बना चुके हैं जिसमें डिटेल में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उसको भी हमने डिस्कस किया है। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आरआरबी के क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि जो नेक्स्ट आरआरबी एग्जाम आने वाले हैं उसमें हमें सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाए, कोई भी टॉपिक्स छूटे ना, और साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है, द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस induced by conditioning and skilled use of suggestion is known as। मतलब इसने एक प्रोसेस का नाम पूछा है जिसमें होता क्या है, कॉन्शियसनेस के स्टेट को अल्टर कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किससे चेंज किया जाता है? बाय द यूज ऑफ सजेशन। तो इस थेरेपी को, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन है। क्या इसको कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं, एवर्जन थेरेपी कहते हैं, हिप्नोसिस कहते हैं, या फिर रिलैक्सेशन थेरेपी कहते हैं? देखिए मतलब देख लेते हैं पहले हम सबका। कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब होता है, कॉग्निटिव थेरेपी यूज कब किया जाता है? टू डेवलप इनसाइट, टू डेवलप इनसाइट इन पेशेंट। पेशेंट में जब भी इनसाइट डेवलप करना हो, इनसाइट का मतलब क्या है? इनसाइट का मतलब क्या है? बिकम अवेयर ऑफ सेल्फ, सेल्फ के कंडीशन के बारे में अवेयर होने को बोला जाता है इनसाइट। तो पेशेंट में जब भी इनसाइट डेवलप करना हो तब कौन सा थेरेपी यूज किया जाता है? कॉग्निटिव थेरेपी। कॉन्शियसनेस से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया कट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी का मतलब क्या है? देखिए एवर्जन थेरेपी कब यूज करते हैं? जब किसी भी बैड हैबिट को स्टॉप करना हो, किसी भी अनप्लेजेंट बिहेवियर को स्टॉप करना हो, उस टाइम पर जो थेरेपी यूज करते हैं वो होता है एवर्जन थेरेपी। बैड हैबिट जैसे कि, बैड हैबिट जैसे कि, बैड हैबिट जैसे कि बिग प्रॉब्लम, एल्कोहलिज्म, नेल बाइटिंग, चाइल्ड में नेल बाइटिंग, इस तरह के कोई भी अगर बैड हैबिट को स्टॉप करना हो तो उसके लिए जो थेरेपी यूज किया जाता है वो होता है एवर्जन थेरेपी, जिसमें एल्कोहलिज्म का फेमस जो थेरेपी यूज किया जाता है सबको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्या नाम है उस मेडिसिन का? डाइसल्फिरम थेरेपी, डाइसल्फिरम ड्रग, डाइसल्फिरम ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो एवर्जन थेरेपी का भी रिलेशन कॉन्शियसनेस से नहीं है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? तीसरा ऑप्शन बोल रहा है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है? हिप्नोसिस का मतलब होता है डेवलपिंग सुपर कॉन्शियसनेस लेवल by the use of suggestion, by the use of टॉक्स के थ्रू पेशेंट को सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज में लेकर जाया जाता है, और पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डेटा स्टोर है, जो भी इमोशंस स्टोर है, जो भी पेन स्टोर है, उसको वर्बली पेशेंट से रिलीज करवाया जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हिप्नोसिस। इस कंडीशन को हिप्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? बहुत सारे थेरेपी से रिलैक्सेशन में, जैसे कि म्यूजिक थेरेपी के थ्रू पेशेंट के मेंटल स्टेट को हम रिलैक्स कर सकते हैं, योगा के थ्रू कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो इतने सारे वेरियस मेथड्स हैं पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, इंडिविजुअल को रिलैक्स करने के लिए। तो रिलैक्सेशन का भी रिलेशन कॉन्शियसनेस स्टेज से तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हिप्नोसिस। मतलब क्या है कि हिप्नोसिस इज द प्रोसेस बाय विच कॉन्शियसनेस स्टेज इज अल्टर्स थ्रू द सजेशन थेरेपी। चलिए एक बार हम हिप्नोसिस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, हिप्नोसिस के बारे में एक बार हम
डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है ये हिप्नोसिस। हिप्नोसिस किसने दिया है, हिप्नोसिस में होता क्या है, किस कंडीशन में हिप्नोसिस यूज किया जाता है, ये 2-4 पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनता है वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे बाहर एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। देखिए पहली बात तो हिप्नोसिस, हिप्नोसिस का दूसरा नाम है सजेशन थेरेपी। हिप्नोसिस का दूसरा नाम क्या है, सजेशन थेरेपी। सजेशन थेरेपी बोलो या हिप्नोसिस बोलो, दोनों एक ही चीज है। दूसरा, हिप्नोसिस को इंट्रोड्यूस किसने किया था, किस पर्सन ने किया था, तो हिप्नोसिस को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम क्या था, हिप्नोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर ब्रेड। एक मिस्टर ब्रेड नाम से पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हिप्नोसिस थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया था, हिप्नोसिस के बारे में बताया था। ठीक है। तीसरी चीज है हिप्नोसिस में होता क्या है। हिप्नोसिस में क्या होता है, हिप्नोसिस के नाम से ही क्लियर है, हिप्नोसिस का दूसरा नाम क्या है, सजेशन थेरेपी। ये सजेशन हर कोई नहीं दे देता, कोई भी राह चलता बंदा सजेशन दे करके हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, इसके लिए स्किल होना चाहिए। एक स्किल्ड पर्सन ही हिप्नोसिस इंड्यूस कर सकता है। ठीक है। तो इसमें करते क्या है हिप्नोसिस में, हिप्नोसिस में हम टॉक यूज करते हैं। हिप्नोसिस इज डेवलपिंग ऑफ, हिप्नोसिस इज डेवलपिंग ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस state by the use of सजेशन बोल सकते हैं, by the use of suggestion और talk। by the use of suggestion और talk सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज डेवलप करने के कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, हिप्नोसिस कहा जाता। ठीक है। थर्ड पॉइंट याद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हिप्नोसिस का दूसरा नाम क्या है, सजेशन थेरेपी है। हिप्नोसिस को दिया किसने है, मिस्टर ब्रेड ने दिया है। हिप्नोसिस होता क्या है भैया, तो हिप्नोसिस में कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें सजेशन और टॉक से यूज किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के थ्रू, जिससे क्या होता है, सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज में लेकर जाया जाता है पेशेंट को, ताकि वो क्या करे, ताकि वो अपने अंदर जो भी डिप्रेशन है, जो भी स्ट्रेस है, उसको रिलीज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट चीज हम एक देखते हैं, किसमें यूज किया जाता है हिप्नोसिस, कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर में यूज किया जाने वाला थेरेपी है। तो दिस थेरेपी इज यूज्ड इन PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो थेरेपी यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, हिप्नोसिस। समझ में आया, ये 4 लाइन याद रखना है। हिप्नोसिस का दूसरा नाम है सजेशन थेरेपी। सजेशन थेरेपी इसको दिया किसने है, मिस्टर ब्रेड लेकर आया है। इसमें होता क्या है, इसमें बाय द यूज ऑफ सजेशन एंड टॉक सुपर कॉन्शियसनेस लेवल डेवलप किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। आपको याद रखना है कि हिप्नोसिस थेरेपी कौन से डिसीज में यूज किया जाता है, कौन से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, तो पोस्ट हिप्नोसिस थेरेपी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। ठीक है। एक चीज और इसके बारे में याद रखना, समवेयर, कहीं कहीं इसको ऐसा भी कहा जाता है, इट इज स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ स्लीप। 5वां पॉइंट। ठीक है। हिप्नोसिस इज समवेयर आल्सो नोन एज इट इज आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ स्लीप। बस 5 लाइन आपको हिप्नोसिस के बारे में याद रखना और हिप्नोसिस पूरा खत्म। इसके अलावा हिप्नोसिस के रिगार्डिंग कोई भी दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, भले ही वो कोई भी एग्जाम है। ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर है क्या,
द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड बाय कंडीशनिंग एंड स्किल्ड यूज ऑफ सजेशन। आंसर क्या है इसका? इट इज नन, इट इज ओनली हिप्नोसिस थेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नर्सिंग नॉलेज? नर्सिंग में नॉलेज गैदर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए मोस्ट रिलायबल मीन्स, मोस्ट रिलायबल मेथड पूछा है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर रिलायबल मेथड है क्या नर्सिंग में नॉलेज कलेक्ट करने के लिए? ट्रायल एंड एरर। दूसरा ट्रेडिशन, अथॉरिटी या फिर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, एक बार हम मतलब देख लेते हैं। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब क्या है? ट्राई करना, ट्राई करना, कोशिश करना करेक्ट करने की। एरर का मतलब क्या है? मिस्टेक्स, मिस्टेक्स होता है एरर का मतलब आपसे मिस्टेक्स होगा और आपको उसे करेक्ट करने के लिए ट्राई करते रहना। आप जब जब ट्राई करने की कोशिश करोगे, एक ना एक बार आपको, हर बार आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा और उस न्यू एक्सपीरियंस से आपको लर्निंग मिलेगी। उस न्यू एक्सपीरियंस से आपको लर्निंग मिलेगी। इस न्यू एक्सपीरियंस से जो लर्निंग मिलेगी उसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? परंपरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या है? परंपरा। मतलब ऐसा कोई सा भी नॉलेज जो हमें पूर्वजों से, दादा नाना, पुराने जमानों से मिल रहा है, क्या वो नॉलेज को नर्सिंग में यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है? तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? अथॉरिटी, मतलब सीनियर्स। नर्सिंग में जो भी सीनियर हैं, जो सीनियर पोस्ट में हैं, जो उन्होंने बोल दिया, क्या वो बेस्ट नॉलेज है नर्सिंग के लिए? ऑप्शन डी बोल रहा है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक मेथड है जहां किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे यूज किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे होता है, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च। तो नॉलेज गैदर करने के लिए मोस्ट रिलायबल पूछा है इसमें। मोस्ट रिलायबल मीन ऑफ गैदरिंग नर्सिंग नॉलेज इज साइंटिफिक रिसर्च। राइट आंसर है हमारा साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, नर्सिंग में मोस्ट रिलायबल मेथड टू गैदर नॉलेज इज साइंटिफिक रिसर्च। ना तो ट्रायल एंड एरर है, ना ट्रेडिशन है और ना ही अथॉरिटी है। समझ में आ गया? एक बार हम देख लेते हैं कि ये साइंटिफिक रिसर्च है क्या। साइंटिफिक रिसर्च है कौन सी चीज, एक बार हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिसर्च का मतलब आप जानते हैं, है ना? दोबारा किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। साइंटिफिक मतलब थ्रू एक प्रॉपर वे, थ्रू प्रॉपर वे किसी भी स्टडी को दोबारा स्टडी करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइंटिफिक। असल में ये है क्या? साइंटिफिक रिसर्च इज अ organized method, a organized method to study or examine, to study or examine any situation, to study or examine any situation. This organized method, this organized method is known as, this organized method is known as scientific research. साइंटिफिक रिसर्च। किसी भी रिसर्च को करने के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड मेथड यूज किया जाता है, जो ऑर्गेनाइज्ड मेथड यूज किया जाता है, इस ऑर्गेनाइज्ड मेथड को ही क्या कहा जाता है? साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, अब साइंटिफिक रिसर्च में कौन कौन सा प्रोसेस है? साइंटिफिक रिसर्च में प्रोसेस कौन कौन सा है? प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक
रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है। देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लो कोई एक प्रॉब्लम है आपके पास, रिसर्च मतलब एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन और उसको डिसेमिनेट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। तो जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च का आपसे प्रोसेस पूछा जाता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मुलेट प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम होगा तभी तो आप उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढोगे, सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका ढूंढोगे। सबसे पहले आप ये पता करोगे कि भाई मुझे रिसर्च क्या करना है, कौन से प्रॉब्लम पर मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए रिसर्च करने के लिए। दूसरी चीज, प्रॉब्लम तो आपको मिल गया है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो प्रॉब्लम आपने पहली बार आपने देखा है या आपसे पहले भी कुछ लोग उस प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं या उस प्रॉब्लम पर अभी भी ऑनगोइंग स्टडी चल रही है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिल चुकी है, अभी भी कौन कौन सी फाइंडिंग प्रेजेंट है और आपको कौन सी फाइंडिंग्स डिटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे आप, तीसरा पॉइंट क्या करेंगे आप देखोगे कि आपने जो प्रॉब्लम देखा है, आपने जो प्रॉब्लम देखा है उस प्रॉब्लम में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स आपके प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं, तो उस कैरेक्टर को डिटेक्ट करोगे और उन कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशन को डिटेक्ट करोगे। यह है तीसरा पॉइंट इन साइंटिफिक रिसर्च। फोर्थ पॉइंट आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट में आप क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे कि आपको रिसर्च कौन से मेथड के थ्रू करना है। बहुत सारे मेथड से रिसर्च करने के लिए, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे मेथड है ना, इतने सारे मेथड से। क्वालिटेटिव के अंदर जाओगे तो आपको ग्राउंडेड थ्योरी मिलेगी, फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी मिलेगी, एथनोग्राफिकल थ्योरी मिलेगी। तो इतने सारे टाइप्स हैं सिर्फ क्वालिटेटिव के अंदर। क्वांटिटेटिव के अंदर जाओगे तो आपको एक्सपेरिमेंटल मिलेगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल मिलेगा, फिर एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना रिसर्च कौन से टाइप से करना चाहते हैं। आप अपना रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे आप, क्या सेलेक्ट करेंगे आप, रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करेंगे आप फिफ्थ स्टेप में। ठीक है, सिक्स क्या करेंगे, भाई आपने पता कर लिया कि मुझे किस तरीके से अपना रिसर्च कंडक्ट करना है। अब आप रिसर्च कर रहे हैं, जो डेटा आपको मिलेगा आप आउटपुट इनपुट को कलेक्ट करोगे, उसको गैदर करोगे, जो भी फाइंडिंग आ रही है उसको कलेक्ट करोगे। तो सिक्स आपका स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। आप डेटा कलेक्ट करोगे। सेवंथ में आप डेटा को एनालाइज करोगे एंड देन क्या करेंगे, आप उसको डिसेमिनेट कर देंगे। आप रिपोर्ट राइट करोगे और लोगों को बताओगे कि भाई ये मेरी फाइंडिंग रही है, ये मैंने रिसर्च किया है। 7 पॉइंट हैं, 7 स्टेप्स हैं साइंटिफिक रिसर्च का। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा एक साइंटिफिक रिसर्च का स्टेप नहीं है या फिर पहला स्टेप क्या है साइंटिफिक रिसर्च का। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम इनको, एक बार हम देख लेते हैं इनको। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट द problem, formulate the problem and define it, formulate the problem and define it। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको प्रॉब्लम पता चल चुका है। सेकेंड स्टेप में आप पता करेंगे कि भाई मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड और स्टडी हो चुका है क्या, अभी स्टडी हो रही है क्या, क्या क्या फाइंडिंग्स मिल चुके हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है, किताबें खंगालोगे आप, जर्नल्स ढूंढोगे, न्यूज़पेपर ढूंढोगे, थ्योरीज ढूंढोगे कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड अभी तक क्या क्या हो चुका है स्टडी, अभी क्या स्टडी चल रही है, क्या क्या फाइंडिंग मिल चुका है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप देखोगे कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसमें कितने फैक्टर हैं और वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या। देखिए रिसर्च में ये जो कैरेक्टर है, रिसर्च में इस कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है जिसे आप भली भांति जानते हैं, उसका नाम है वेरिएबल्स। रिसर्च में
किसी भी टाइप के कैरेक्टर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है, वेरिएबल्स। तब वेरिएबल्स के बीच जब आप रिलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं, आप प्रिज्यूम करते हो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन हो सकता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो आप क्या करोगे, यू विल फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, you will formulate hypothesis। आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस, देखिए हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए हाइपोथेसिस का मतलब होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशन, प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशन between two or more variables, prediction of relation between two or more variables। भाई देखो वेरिएबल्स क्या है, हमने पहले ही देख लिया है वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल आर any characteristics which can be measured, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है जिसे हम नाप सकते हैं, ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को क्या बोला जाता है, हाइपोथेसिस। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए है ना, एक हम हाइपोथेसिस का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा मेरा हाइपोथेसिस है, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया है कि भाई रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस, रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस increases confidence and knowledge in एग्जाम। ये एक मेरा हाइपोथेसिस है, मेरा माइंडसेट है, मेरा एक स्टेटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से एग्जाम में कॉन्फिडेंस और नॉलेज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या हुए, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या हुए, रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस, रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस एक वेरिएबल है, इंक्रीजेस नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस ये दूसरा वेरिएबल है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना रेगुलर करोगे आप, नॉलेज और कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। अगर एमसीक्यू और प्रैक्टिस आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज कम होता जाएगा। ऐसा मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया है। तो किसी भी दो कैरेक्टर्स के बीच में जो हम एक रिलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं, उस प्रिडिक्शन को ही क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेसिस का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डेली intake of 70 gram protein, daily intake of 70 gram protein increases weight rapidly, यहाँ पर intake of protein एक वेरिएबल है और वेट इंक्रीज होना दूसरा वेरिएबल। समझ गया, नहीं समझे? इन दोनों में रिलेशन है भाई, अगर प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो वेट ज्यादा बढ़ेगा, प्रोटीन कम खाओगे तो वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। ये जो दो चीजें हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी को हम वेरिएबल्स बोल रहे हैं। इसमें नई चीज क्या है भाई, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। यहाँ पर भी एक चीज देखा जाता है कि जिस वेरिएबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब प्रोटीन 70 ग्राम को हम 45 ग्राम कर सकते हैं, 70 ग्राम को हम 100 ग्राम कर सकते हैं, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। और जो वेरिएबल डिपेंडेंट है इस पर, वेट प्रोटीन इंटेक पर डिपेंडेंट है। प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, प्रोटीन इंटेक कम होगा तो वेट घटेगा, मतलब वेट प्रोटीन इंटेक पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया बात? समझ में आ गया? हम कहाँ पर थे? हम साइंटिफिक रिसर्च के प्रोसेस देख रहे थे, स्टेप्स देख रहे थे। फर्स्ट स्टेप हमने देखा फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एंड डिफाइन इट। सेकेंड स्टेप हमने देखा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड स्टेप हमने देखा है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या चीज होती है? हाइपोथेसिस कोई नई चीज नहीं है। हाइपोथेसिस क्या है? एक भविष्यवाणी है। किसके लिए भविष्यवाणी है? दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को बताने के लिए, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को बताने के लिए एक भविष्यवाणी की जाती है, उसी को नाम क्या दिया गया है? हाइपोथेसिस दिया गया है। भाई अब ये वेरिएबल कौन सी चीज आ गई? कौन सी चीज है ये वेरिएबल? तो वेरिएबल भी कोई नई चीज नहीं है, भली भांति जानते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मतलब कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी क्वालिटी है, कोई भी कैरेक्टर है जिसे मेजर किया जा सकता है। कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है जिसे क्या कर सकते हैं हम? मेजर कर सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर जिसे मेजर कर सकते हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। हमने एक एग्जांपल भी देख लिया है, हमने दो एग्जांपल देख लिए। कौन कौन से? एक एग्जांपल देखा कि मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया है। मेरा हाइपोथेसिस यह कहता है कि अगर आप रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? तो आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज एग्जाम में बढ़ेगा। एक वेरिएबल रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस है, दूसरा वेरिएबल क्या है? कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस कम होगा। दूसरा एग्जांपल हमने क्या देखा? डेली इनटेक ऑफ 70 ग्राम प्रोटीन इंक्रीजेस वेट रैपिडली। तो डेली इनटेक ऑफ 70 ग्राम प्रोटीन एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कि किसको अफेक्ट कर रहा है? वेट को अफेक्ट कर रहा है। हमने इसमें एक नया टर्म देख लिया है इसको और जानने के लिए कि ऐसा कैरेक्टर जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बदल सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आजाद, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ऐसा कैरेक्टर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं जबकि वो डिपेंड करता है दूसरे कैरेक्टर पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वेट डिपेंडेंट है वेट डिपेंडेंट है, वेट डिपेंडेंट है, प्रोटीन इंटेक पर है, इसको हमने नाम दे दिया डिपेंडेंट। प्रोटीन इंटेक किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको हमने नाम क्या दिया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है भाई? फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है? फोर्थ स्टेप, पहले स्टेप में हमने देखा है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे। सेकंड में आप रिव्यू लिटरेचर करोगे। थर्ड में आप क्या करोगे? हाइपोथेसिस बनाएंगे। एंड फोर्थ में आप क्या करेंगे? सेलेक्ट रिसर्च डिजाइन। फोर्थ में आप क्या करेंगे? रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। अब एक नया टर्म क्या आ गया? देखिए, रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन कुछ भी नहीं है, रिसर्च करने के जो तरीके हैं उसी को बोला जाता है रिसर्च डिजाइन। तो हमारे पास बहुत सारे रिसर्च डिजाइन है, उस रिसर्च डिजाइन में से रिसर्च के लिए आपको कौन सा सेलेक्ट करना है उसी को बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस है रिसर्च डिजाइन के? फिनोमिनोलॉजिकल, जिसमें क्या करते हैं आप? फिनोमिना का मतलब क्या होता है? फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब क्या है? जो जिस भी प्लेस में आप रिसर्च करना चाहते हैं वहां जाएंगे और वहां पर
स्टे करेंगे, वहां पर लाइव करेंगे और वहां पर आप एक्सपीरियंस करेंगे, लाइव एक्सपीरियंस करेंगे। वो जो लाइव एक्सपीरियंस करेंगे वहां के लिविंग्स को, वहां के कल्चर को, वहां के प्रॉब्लम्स को, वहां के हैप्पीनेस को, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लिविंग एक्सपीरियंस को ही क्या बोलते हैं? फिनोमिनोलॉजिकल। ये वन टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है। दूसरा क्या है? एथनोग्राफिकल, है ना, एथनोग्राफिकल। तो एथनोग्राफिकल का मतलब क्या है? एथनो का मतलब होता है कल्चर, एथनो का मतलब है कल्चर। आप क्या करोगे एथनोग्राफिकल में? एथनोग्राफिकल में आप क्या करेंगे? जिस भी कल्चर ग्रुप को आप स्टडी करना चाहते हैं उस कल्चर ग्रुप के पर्सन से, वहां के पब्लिक से आप वर्बल डेटा कलेक्ट करोगे। यू आस्क और कलेक्ट डेटा फ्रॉम पब्लिक of your desired ethnic प्लेस। जिस भी प्लेस के बारे में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, आप खुद वहां पर नहीं रहते हो, आप क्या करते हो? वहां पर वहां के लोगों से आप डेटा कलेक्ट करते हो, वहां के लोगों से आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एथनोग्राफिकल। जब आप खुद लाइव एक्सपीरियंस करते हो उसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल। ठीक है, और क्या है इसके अलावा? फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिकल, इसके अलावा तीसरा है ग्राउंडेड थ्योरी। ऐसा बहुत सारा है, ये हो गया सिर्फ क्वालिटेटिव के लिए। अगर हम क्वांटिटेटिव देखें, क्वांटिटेटिव के लिए भी एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें आप इंटरवेंशन करते हो, कुछ भी इंटरवेंशन करते हो, कुछ भी हस्तक्षेप करते हो, एक्शन करते हो, प्रयोग करते हो। दूसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हो, जैसे कि सर्वे, केस स्टडी है। ये सब किसमें है? नॉन एक्सपेरिमेंटल के हैं। तो इस तरीके के आपके पास बंडल ऑफ रिसर्च डिजाइन हैं। अपने रिसर्च के लिए आपको कौन सा डिजाइन सेलेक्ट करना है वही आप करते हो फोर्थ स्टेज में। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप है आपका, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे आप? रिसर्च डिजाइन कर दिया, पहले में आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, दूसरे में रिव्यू लिटरेचर कर लिया, तीसरे में हाइपोथेसिस कर लिया, चौथे में रिसर्च डिजाइन कर लिया। अब फिफ्थ में आप क्या करेंगे? डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन। जो भी आपने रिसर्च डिजाइन यूज किया है उसमें क्या क्या इंटरवेंशन आए हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आई है, कितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, वो सारे डेटा आप कलेक्ट कर लोगे। सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे आप? सिक्स्थ स्टेप में आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज कर लेंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस कर लेंगे, इवेलुएट कर लेंगे कि आपके फाइंडिंग्स क्या क्या आए हैं। और जो सेवंथ स्टेप है, सेवंथ स्टेप में आप क्या करेंगे? रिपोर्ट राइटिंग, एंड डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग। रिपोर्ट राइटिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग मतलब क्या हुआ? जो आपने एनालाइज किया है उसको आप लिखोगे, जो आपकी फाइंडिंग आई है उसको आप डिसेमिनेट करोगे, पब्लिक में बताओगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे कि भाई मैंने ये स्टडी किया है और इसको मैं यहाँ यहाँ इम्प्लाई कर सकता हूँ और ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका साइंटिफिक रिसर्च का सारा स्टेप खत्म हो गया। साइंटिफिक रिसर्च इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? देखिए हमने क्या देखा? हम साइंटिफिक रिसर्च देख रहे थे। साइंटिफिक रिसर्च होता क्या है? ये कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी भी स्टडी को साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके में स्टडी किया जाता है। इस ऑर्गेनाइज्ड मैनर को ही क्या बोला जाता है? साइंटिफिक रिसर्च मेथड। इसके लिए 7 स्टेप्स हैं साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एंड डिफाइन इट। जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप सेलेक्ट करोगे, उसको डिफाइन करोगे, एक लाइन, 1 से 2 लाइन में, ज्यादा अननेसेसरी वर्ड नहीं होना चाहिए, आप उसको डिफाइन करोगे। सेकेंड स्टेप क्या है? आप बुक्स पढ़ोगे, उसके बारे में, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पहले भी स्टडी हो चुकी है या फिर नहीं, और स्टडी चल रही है क्या, क्या क्या फाइंडिंग्स मिल चुके हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? आप क्या देखोगे?
आप हाइपोथेसिस बनाओगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे। ये हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस कोई नई चीज नहीं है। हाइपोथेसिस में आप क्या करते हैं? आप रिलेशन प्रेडिक्ट करते हैं। किसके बीच में रिलेशन? दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशन प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये वेरिएबल्स कौन सी चीज है? वेरिएबल कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। हमने दो एग्जांपल देख लिया है। भाई प्रोटीन खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वेट प्रोटीन पर डिपेंडेंट है। तो प्रोटीन को हमने बोल दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोटीन को हमने बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेट डिपेंडेंट है प्रोटीन इंटेक पर, तो हमने इसको बोल दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज क्या है? फोर्थ स्टेज क्या है? फोर्थ स्टेज में हम रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। सेलेक्ट रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या है? कोई भी मेथड बाय विच रिसर्चर वांट्स टू कंडक्ट रिसर्चर, किसी भी मेथड जिसके थ्रू रिसर्चर स्टडी कंडक्ट करना चाहता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो अपने रिसर्च के लिए सुटेबल आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और डिसेमिनेट करेंगे। आपका जो रिसर्च है उसे लोगों को बताएंगे कि भाई हमने ये रिसर्च किया है और हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है भाई इसमें? इसमें लिखा है which type of crutch is frequently used by patient of all the ages on a short term basis? कौन सा क्रच ऑल एज ग्रुप के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रच, प्लेटफॉर्म क्रच यूज करते हैं, लॉफ स्ट्रैंड क्रच यूज करते हैं, एक्सिलरी यूज करते हैं, या फिर एक्सटेंसर क्रच यूज करते हैं। देखिए क्रच क्या होता है आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्रच और केन्स अलग अलग होते हैं। केन्स सिंपल लैंग्वेज में छड़ी को बोलते हैं ना, जो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। गांव के लोग तो डंडा लेकर घूमते हैं, है ना। शहर में ये इस तरीके से आता है। यहाँ पर मल्टीपल इस तरीके से बेस बने होते हैं, 4 बेस बने होते हैं। ये होता है केन्स, इसको कहते हैं केन्स। ठीक है, एक होता है क्रच। क्या होता है ये क्रच? एक क्रच आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक बार होता है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से बना होता है, और ये लंबा जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये इस तरीके से है, यहाँ पर एक बार है, और ये इस तरीके से लंबा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रच बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली जो क्रच यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? मोस्ट कॉमनली जो क्रच यूज किया जाता है वो है एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ये इमेज भी किसका है? एक्सिलरी क्रच का है। एक्सिलरी क्रच का, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया था। अब ये बाकी क्रच कौन कौन से हैं? प्लेटफॉर्म क्रच क्या होता है? प्लेटफॉर्म क्रच क्या होता है? प्लेटफॉर्म क्रच का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म क्रच को हम और क्या बोलते हैं? फोर आर्म क्रच। प्लेटफॉर्म क्रच को हम और क्या बोलते हैं? फोर आर्म क्रच। देखिए जैसे कि ये एक्सिलरी क्रच है, जो पर्सन क्रच यूज कर रहा है कहाँ यूज करेगा? यहाँ पर क्रच होगा और उसका एक्सिला क्रच के ऊपर बेस्ड रहेगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्सिलरी क्रच। एक क्रच होता है जो ऐसे पकड़ता है, हाथ से पकड़ता है, और जो हैंडल है वो उसके पाम में रहेगा, उसको बोलते हैं क्या? फोर आर्म क्रच। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? प्लेटफॉर्म क्रच। लिस्ट कॉमनली यूज होता है, ये लेस कॉमनली यूज होता है ना, इसे ज्यादातर यूज नहीं लाया जाता है। किसको? प्लेटफॉर्म क्रच को। ये लो स्ट्रेंथ क्रच क्या है भाई? लो स्ट्रेंथ क्रच कुछ नहीं है, इसे मोस्ट कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है? चाइल्ड के लिए। बच्चों में जो क्रच मोस्टली यूज किया जाता है उसका नाम है लो स्ट्रेंथ क्रच। एक्सटेंसर क्रच क्या है? एक्सटेंसर क्रच क्या है? ये भी वन टाइप ऑफ फोर आर्म क्रच है। फोर आर्म क्रच का एक टाइप है एक्सटेंसर क्रच। तो मोस्ट कॉमनली जो क्रच यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? एक्सिलरी क्रच।
क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है, क्रच फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय ऑल एजेस फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। हमारा राइट आंसर क्या है, एक्सिलरी क्रच। चलिए एक बार हम क्रच के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, एक बार हम क्रचेस के बारे में देख लेते हैं कि भाई जब भी क्रचेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, क्रचेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कौन कौन सा पॉइंट माइंड में रखना है, किस किस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक पेशेंट है जो क्रच यूज कर रहा है, ठीक है, तो नर्स उस पेशेंट के किस साइड खड़ी होगी, नर्स उस पेशेंट को किस साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देखिए इसको, a nurse will stand on which side, a nurse will stand on which side of patient who is on crutch, who is on crutch, nurse will stand on which side of patient who is on crutch। देखिए ये जो स्टैंड लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नर्स विल सपोर्ट पेशेंट फ्रॉम विच साइड, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है, एक तो हम ये पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है जो क्रच पर है, उसको नर्स कौन से साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, क्वेश्चन चेंज। इसी को हम ऐसे पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है, अ पेशेंट हु इज पैरालाइज्ड, a patient who is paralyzed from right side, nurse will support from which side, nurse will support from which side। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, मतलब उसका यही है कि भाई एक पेशेंट है जो एक साइड से वीक है, तो नर्स उसको किस साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं लग रहा मुझे। अल्टीमेटली राइट साइड से पैरालिसिस हुआ है, राइट साइड फ्रैक्चर हो गया है, तो जो भी सपोर्ट दे रहा है वो राइट साइड ही सपोर्ट देगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो वो खुद ही सपोर्ट ले सकता है। समझ गया इसको। देखिए तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि अ पेशेंट हु इज पैरालाइज्ड फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, राइट साइड से पेशेंट वीक है, राइट साइड अपना काम नहीं कर पा रहा है, तब आप क्या करोगे, नर्स विल सपोर्ट फ्रॉम राइट साइड। जो भी अफेक्टेड साइड है, चाहे पेशेंट क्रच में हो, चाहे पेशेंट पैरालाइज्ड हो, चाहे पेशेंट वीक हो, जिस भी साइड से पेशेंट अफेक्टेड है उसी साइड से नर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो साइड उसका वीक है और बाकी अनदर साइड से पेशेंट खुद ही अपना काम कर सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। किसी भी तरीके से पूछा, चाहे वो ये पूछे कि पेशेंट क्रच पे है, चाहे ये पूछे कि पेशेंट पैरालाइज्ड है, चाहे ये पूछे कि पेशेंट वीक है, किस साइड से नर्स सपोर्ट करेगी, या फिर नर्स कौन से साइड पे खड़ी होगी, नर्स विल स्टैंड ऑन विच साइड, कौन साइड पे खड़ी होगी, जो साइड वीक है उसी साइड पे खड़ी होगी, जो साइड वीक है उसी साइड पे क्या करेगी, नर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। चलिए हम क्या देख रहे थे, हम क्रचेस देख रहे हैं। तो क्रचेस के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। चाहे वो क्रच हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे वीक पेशेंट है, कौन से साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वीक साइड से। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रचेस के रिगार्डिंग एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कि देखिए कुछ इस तरीके से आपका क्रच होता है ना, इस तरीके से आपका क्रच होता है, यहाँ पर हैंडल होता है और ये नीचे की तरफ ये पॉइंट होता है, तो इसको बोलते हैं बार, और ये होता है आपका हैंडल। क्या होता है ये होता है हैंडल और ये होता है टिप, है ना। तो अपना काम टिप से नहीं है, बार और हैंडल से है। ये बार कहाँ रहेगा, हम एक्सिलरी क्रच के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जब भी आपको क्रच से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में होना चाहिए कौन सा क्रच, एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच के अलावा कोई भी दूसरा क्रच यूज नहीं होता है। सबसे कॉमनली कौन सा क्रच यूज होता है, एक्सिलरी क्रच।
जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये माइंड सेट लेकर चलना है, ये कौन सा क्वेश्चन कौन से क्रच के बारे में पूछ रहा है, एक्सिलरी क्रच के बारे में। एक्सिलरी क्रच कुछ इस तरीके से दिखता है, ये बार है जो कि एक्सिला के पास रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखिए अगर आप बार के ऊपर अपने एक्सिला को रख देंगे, आपके बार के ऊपर एक्सिला प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर इंजुरी होगी, एक्सिला इंजुरी होगी, एक्सिलरी इंजुरी होगी। बार है, सॉलिड चीज है, डेफिनेटली एक्सिलरी इंजुरी होगी। एक्सिलरी इंजुरी होगी तो क्या होगा, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी होगा, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी होता क्या है भाई, क्या होता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी? आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा आपने, एब्स पैल्सी, एब्स पैल्सी, एब्स पैल्सी। इसका दूसरा नाम क्या है, पुलिसमैन हैंड, पुलिसमैन और बैटर्स, बैटर्स टिप हैंड है, एब्स पैल्सी दूसरा नाम पुलिसमैन और बैटर्स टिप हैंड। कहाँ इंजरी हो रहा है, कौन से ब्रेकियल लेवल पे इंजरी हो रहा है, एब्स पैल्सी में, एब्स पैल्सी में हो रहा है C6 एंड C7, C6 एंड C7 वर्टेब्रा, C6 एंड C7 स्पाइन लेवल में इंजरी अगर होगा तो कौन सा पैल्सी देखने में को मिलेगा, एब्स पैल्सी। एब्स पैल्सी में होता क्या है, एब्स पैल्सी कुछ ऐसा होता है, ये जो एल्बो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ये जो पाम है पाम फ्लेक्स्ड हो जाएगा, स्ट्रेट एल्बो एंड फ्लेक्स्ड पाम, और ये पीछे की तरफ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से रहता है। टिप मांगते हैं, टिप वेटर टिप मांगता है, पुलिस रिश्वत मांगता है, इसी को बोलते हैं वेटर टिप और पुलिसमैन हैंड। किसको, एब्स पैल्सी को। कहाँ इंजरी हो रहा है, C6 एंड C7 लेवल पे। क्या है ये, टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, ठीक है। दूसरा क्या है, जो दूसरा एग्जांपल है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का, वो क्या है, वो है क्लम्प की पैल्सी। ये भी सुना होगा आपने, क्लम्प की पैल्सी, क्लम्प की पैल्सी। ये कहाँ पर होगा, क्लम्प की पैल्सी कौन से लेवल पे इंजरी होगी, क्लम्प की पैल्सी है C7 एंड C8, C7 एंड C8 लेवल पे इंजरी होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फ्लो हैंड, फ्लो हैंड और एप्स हैंड, फ्लो हैंड और एप्स हैंड। ऐसे ऐसे हो जाता है ये कुछ इस तरीके से। मतलब क्या है इसमें, तो एल्बो है, एल्बो फ्लेक्स्ड, रिस्ट फ्लेक्स्ड, ये जो फैलेंजेस है इंटरफैलेंजियल जॉइंट फ्लेक्स्ड, ये जो आपका एल्बो है एल्बो फ्लेक्स्ड, रिस्ट फ्लेक्स्ड, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स भी फ्लेक्स्ड, और ये ऐसे कर्व हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लो हैंड। क्या बोलते हैं इसको, क्लो हैंड भी बोलते हैं और एप्स हैंड भी बोलते हैं। कहाँ इंजरी हो रहा है, C7 एंड C8 पे। दूसरा नाम क्या है इसका, क्लम्प की पैल्सी। ये है क्या, टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि एक्सिला को आपने कहाँ रख दिया है, बार के ऊपर। एक्सिला इंजरी हुआ, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ, और ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को क्रच के थ्रू होने से रोकने के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को क्रच से थ्रू होने से रोकने के लिए आपको क्या करना है, नेवर नेवर प्लेस एक्सिला, नेवर प्लेस एक्सिला ओवर बार ऑफ क्रच, नेवर प्लेस एक्सिला ओवर बार ऑफ क्रच। एक्सिला शुड बी, एक्सिला should be 1 to 2 inch above bar, 2 inch above bar। जो आपका एक्सिला है वो बार से 1 to 2 इंच अबव होना चाहिए। समझ गए क्या, ये है पहला पॉइंट प्रिकॉशंस के लिए। दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट सुनिए, ये समझ में आ गया।
कि आपको यहाँ बार पे एक्जिला नहीं रखना है। दूसरी बात देखिए, ये आपका हैंडल है, बार के 1 से 2 इंच ऊपर एक्जिला रखना है और आपका पाम कहाँ रहेगा, हैंडल पे रहेगा। और हाथ को ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, एल्बो शुड नॉट बी स्ट्रेट। क्यों? शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा, एल्बो पे प्रेशर पड़ेगा और पेन ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, इसको फ्लेक्स्ड रखना है। आप हैंडल पे हाथ रखेंगे और इसको फ्लेक्स्ड रखने के लिए पेशेंट को एजुकेट करेंगे। कितना फ्लेक्स्ड, कितने डिग्री एंगल में फ्लेक्स रखेंगे, 15 से 20 डिग्री एंगल पे। Second most important point regarding crutch is never keep elbow straight. Never keep elbow straight. It should be flexed. It should be flexed. कितना? It should be flexed up to 15 to 20 degree. 15 to 20 degree. ये जो एल्बो है ये 15 से 20 डिग्री फ्लेक्स्ड होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट होना चाहिए। 2 पॉइंट याद रहेगा रिगार्डिंग क्रच। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है क्या? हमने 3 चीजें देखी है एक्सिला क्रचेस के रिगार्डिंग। सबसे पहला, कौन सा क्रच सबसे कॉमनली यूज किया जाता है? एक्सिलरी क्रच। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कौन सा क्रच को माइंड में रखेंगे? ओनली एक्सिलरी क्रच। दूसरा पॉइंट क्या देखा है हमने? क्रच का एक इमेज बना लो भाई, माइंड में एक इमेज होना चाहिए। ये एक ऊपर का डंडा होता है, यहाँ पर बार होता है, मिड पॉइंट में एक हैंडल होता है और नीचे पॉइंट होता है। बार कहाँ होता है? एक्सिला के कांटेक्ट में होता है। और हैंडल कहाँ होता है? पाम के कांटेक्ट में, रिस्ट के कांटेक्ट में होता है। जो बार है, बार के ऊपर आपको कभी भी एक्सिला नहीं रखने देना है पेशेंट का। तो बार सॉलिड होता है, एक्सिला रखेगा, स्किन इंजरी होगी, फर्दर नर्व इंजरी होगी। कौन सा नर्व? ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होगी। इसकी वजह से कौन सी डिसीज देखने को मिलेगी? एप्स पैल्सी और क्लम्पकी पैल्सी। एप्स पैल्सी क्या चीज है? एप्स पैल्सी की वजह से जो आपका एल्बो है वो स्ट्रेट हो जाता है, पाम फ्लेक्स्ड हो जाता है। स्ट्रेट एल्बो, फ्लेक्स्ड पाम एंड फ्लेक्स्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स हो जाता है। फ्लेक्स्ड, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, इससे पहले कंफ्यूजन हो जाए। एप्स पैल्सी, एप्स पैल्सी है क्या चीज? एप्स पैल्सी में क्या होता है? स्ट्रेट एल्बो, ठीक है, और फ्लेक्स्ड रिस्ट एंड फ्लेक्स्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ये जो जॉइंट्स है फिंगर्स के बीच में, इसी को इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं। इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स भी फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? एप्स पैल्सी। दूसरा क्या था? क्लम्पकी पैल्सी। क्लम्पकी पैल्सी क्या चीज है? क्लम्पकी पैल्सी में क्या होता है? फ्लो हैंड बोलते हैं, एप्स हैंड बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है? रिस्ट क्या है? फ्लेक्स्ड हैंड, फ्लेक्स्ड रिस्ट, फ्लेक्स्ड एल्बो। एल्बो आपका फ्लेक्स्ड रहेगा, रिस्ट आपका फ्लेक्स्ड रहेगा, एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, एल्बो, रिस्ट और इंटरफैलेंजियल जॉइंट दोनों ही आपका फ्लेक्स्ड रहेगा। फ्लेक्स्ड का मतलब क्या रहता है? टूवर्ड्स बॉडी जॉइंट, एक्सटेंशन का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन किसे बोलते हैं? टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी। बॉडी का मिड लाइन क्या है?
बोथ आईज के बीच से जो पोर्शन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं मिड लाइन। तो जो मिड लाइन की तरफ मिड लाइन से अवे जाएगा, ये अवे जा रहा है तो ये क्या है, एक्सटेंशन है। ये मिड लाइन की तरफ आ रहा है, कर्व्ड होता जा रहा है, ये क्या है, फ्लेक्शन है। तो एफ से पहले से में क्या हो रहा है, एल्बो तो स्ट्रेट है मतलब एक्सटेंडेड है, एल्बो एक्सटेंडेड है इस तरीके से। व्रिस्ट कैसा है, फ्लेक्स्ड है, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स भी फ्लेक्स्ड है। ये कौन सी कंडीशन है, एफ से पेल्सी। ट्रम्प की पेल्सी में क्या हो रहा है, एल्बो भी फ्लेक्स्ड है, रिस्ट भी फ्लेक्स्ड है, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स भी फ्लेक्स्ड है। इसको क्या बोला है हमने, क्लम्प की पेल्सी। समझ में आया क्या ये चीज, समझ में आया। तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए आपको पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि बार के ऊपर कभी भी एक्जिला को नहीं रखना है। बार से 1 to 2 इंच अबव होना चाहिए पेशेंट का एक्जिला, बार से 1 to 2 इंच अबव होना चाहिए पेशेंट का एक्जिला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी भी जब हैंडल पे पाम रखेंगे तो एल्बो के स्ट्रेट नहीं रखना है, अदरवाइज शोल्डर पे भी प्रेशर जाएगा, एल्बो पे भी प्रेशर जाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्लेक्स्ड रखना है। कितना फ्लेक्स्ड रखेंगे आप, 15 to 20 डिग्री आप एल्बो को फ्लेक्स्ड रखेंगे। ये 3 पॉइंट समझ में आया क्रचेस के बारे में। चलिए, क्या था हमारा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्रच कौन सा यूज किया जाता है, एक्सिलरी क्रच यूज किया जाता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय पेशेंट ऑफ ऑल एजेस ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। कौन सा क्रच ऑल एज पेशेंट के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सा क्रच है भाई, देखो ऑप्शन है हमारे पास, प्लेटफॉर्म क्रच है क्या, प्लेटफॉर्म क्रच है, लो ऑफ स्ट्रेंथ क्रच है, एक्सिलरी क्रच है, या फिर एक्सटेंसर क्रच है। कौन सा क्रच है, देखिए पहले से एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्रच का मतलब क्या है। प्लेटफॉर्म क्रच क्या है, प्लेटफॉर्म क्रच है क्या चीज भाई, प्लेटफॉर्म क्रच क्या है, प्लेटफॉर्म क्रच का दूसरा नाम है फोर आर्म क्रच। क्या नाम है इसका दूसरा, फोर आर्म क्रच। फोर आर्म क्रच मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्रच होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर जो बार है वो यहाँ पर होता है, प्रेशर जो पेशेंट लगाता है वो यहाँ पर लगाएगा, पाम में लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक यहाँ से एक होल होता है, आपने देखा होगा, इसके अंदर हाथ डाल करके प्रेशर लगाता है, सपोर्ट रहता है, उसका नाम क्या है, फोर आर्म क्रच, ठीक है। लो ऑफ स्ट्रेंथ क्रच क्या होता है, लो ऑफ स्ट्रेंथ क्रच भी दिखने में कुछ हद तक फोर आर्म क्रच की तरह ही होता है, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर चाइल्ड। ये किसके लिए यूज होता है, ये कॉमनली चाइल्ड के लिए यूज होता है। कौन सा क्रच, लो ऑफ स्ट्रेंथ क्रच, लो ऑफ स्ट्रेंथ क्रच कॉमनली चाइल्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच इज अ क्रच जो कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर होता है एक बार, यहाँ पर होता है एक हैंडल, और इसका टिप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। बार, हैंडल और टिप, इसको बोलते हैं कौन सा क्रच, एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच ही एकमात्र क्रच है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक्सिलरी क्रच मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ऑल एज ग्रुप के लिए, बाकी सारे ही क्रच बहुत कम यूज किए जाते हैं, ना के बराबर यूज किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच इज हमारा राइट आंसर। एक्सटेंसर क्रच क्या है, ये भी वन टाइप ऑफ क्रच है जो कि बहुत कम यूज किया जाता है। अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, देखिए ये तो क्रचेस हैं, एक आपने नाम सुना होगा केन्स, एक आपने क्रचेस का इमेज देखा होगा और एक केन्स का इमेज देखा है। केन्स क्या होता है, छड़ी, छड़ी को क्या बोलते हैं, केन्स बोलते हैं। इसमें एक ऐसा हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और यहाँ पर क्या होता है, बेस होते हैं, चार बेस बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं केन्स।
डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट मॉडल्स के छड़ी आते हैं, उसी का नाम क्या है? केन्स। तो ये होते हैं केन्स और ये होते हैं क्रचेस। क्रचेस में मोस्ट कॉमनली कौन सा क्रच यूज किया जाता है? मोस्ट कॉमनली कौन सा क्रच यूज किया जाता है? एक्सिलरी क्रच। अब हम क्रचेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते ही हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्रचेस, क्रचेस के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्रचेस, क्रचेस से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये पूछा जाता है कि a patient paralyzed with right side, patient paralyzed with right side, nurse will support from which side? A patient is paralyzed from right side, nurse will provide support, nurse will provide support or stand on which side, और stand on which side। ठीक है, एक पेशेंट है जिसे राइट साइड से पैरालिसिस हो चुका है, ऐसे पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए नर्स कौन से साइड में खड़ी होगी या फिर कौन से साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ सकते हैं क्या कि a patient with crutch, a patient with crutch, nurse will stand or provide support from which side, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया है कि पेशेंट को पैरालिसिस है, दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि पेशेंट क्रच में है। अल्टीमेटली मीनिंग क्या है कि भाई पेशेंट एक साइड से वीक है, पेशेंट के एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, पेशेंट अपना काम एक साइड से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को केयर देते टाइम पर नर्स कौन से साइड पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी या फिर कौन से साइड पे खड़ी होगी। दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, पेशेंट पैरालाइज्ड है, पेशेंट क्रचेस पर है, पेशेंट वीक है, नर्स कौन से साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी? तो आंसर क्या है आपका? आंसर क्या है आपका? राइट साइड पैरालिसिस है, राइट साइड तो इनएक्टिव है, राइट साइड क्रचेस है, राइट साइड से काम नहीं कर सकता है। लेफ्ट साइड एक्टिव है, मतलब आपको लेफ्ट साइड से सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, जो साइड वीक है उसी साइड से आप सपोर्ट दोगे, उसी साइड पेशेंट को आपकी सपोर्ट की नीड है। ठीक है, तो आप सपोर्ट कहां से देंगे? आप सपोर्ट दोगे stand or provide support from weak side। ये चीज याद रखना है आपको। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपके माइंड में क्या होना चाहिए? आप सपोर्ट कहां से देंगे? फ्रॉम वीक साइड। अब अगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि राइट साइड पैरालिसिस है, तो आप सपोर्ट कहां से देंगे? राइट साइड से, राइट साइड से सपोर्ट देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो पेशेंट हेल्दी है ना, लेफ्ट साइड से अपना काम खुद कर सकता है। राइट साइड में उसको फियर है कि गिर सकता है, राइट साइड में उसे सपोर्ट की जरूरत है, तो जो साइड वीक है उसी साइड पे आप खड़े होंगे, उसी साइड से आप सपोर्ट देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट रिगार्डिंग क्रचेस। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए हमने क्रच का इमेज बनाया था, क्रच का एक इमेज बनाया था। क्रच कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर बार होता है, यहाँ पर हैंडल होता है, और नीचे आते आते ये कुछ इस तरीके से होकर के पॉइंट बनाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होकर के पॉइंट बनाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बार। इसका नाम क्या है? ये है हैंडल। ये क्या है? हैंडल। और ये क्या है? ये है टिप।
बार, हैंडल एंड टिप। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए इसको पेशेंट यूज कैसे करेगा। ये जो बार वाला पोर्शन है वो पेशेंट के एल्बो के पास आएगा, एल्बो के पास आएगा, और ये जो हैंडल वाला पोर्शन है वहां पर पेशेंट का पाम रहेगा, और टिप कहाँ रहेगा, फ्लोर पे रहेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बार के ऊपर एक्जिला रखना है या नहीं रखना है। बार के ऊपर पेशेंट अपना एक्जिला रखेगा या फिर नहीं रखेगा। तो आंसर क्या है, नहीं रखेगा। क्यों, बार क्या है, बार सॉलिड चीज है, सॉलिड चीज है ना। जब बार एक्जिला के रिपीटेडली कांटेक्ट में आएगा तो एक्सिलरी इंजुरी होगा, एक्जिला स्किन इंजुरी होगी। इसके बाद क्या होगी, स्किन इंजुरी के बाद क्या होगी, एक्जिला इंजुरी होगी। एक्जिला में इंजुरी हो गया। एक्जिला इंजुरी के बाद, एक्जिला इंजुरी के बाद यहाँ पर कौन सा प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी होगा। ब्रेकियल प्लेक्सस जब स्किन इंजुरी हो गया तो रिपीटेडली जब कांटेक्ट में आएगा तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी होगी। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी क्या है, क्या क्या टाइप्स है इसके। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, एप्स पैल्सी। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे एप्स पैल्सी के बारे में, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एप्स पैल्सी से रिलेटेड। कई सारे इसके नाम हैं, कौन से लेवल में इंजुरी होती है और क्या किस नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। तो एप्स पैल्सी इंजुरी कौन से लेवल पे है, इंजुरी कौन से लेवल पे है, इंजुरी हो रहा है कहां पर, C5 एंड C6 स्पाइन लेवल। C5 एंड C6 स्पाइन लेवल में मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक दूसरा पॉइंट क्या है, एप्स पैल्सी में हो क्या रहा है भाई, एप्स पैल्सी में क्या हो रहा है, एप्स पैल्सी में क्या देखने को मिल रहा है, दिखता कैसा है एप्स पैल्सी। एप्स पैल्सी में हाथ कुछ इस तरीके से हो जाता है, मतलब स्ट्रेट एल्बो, रिस्ट फ्लेक्स्ड, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स्ड, कुछ इस तरीके से होगा। ये जो कर्व्ड बन रही है क्या बोलते हैं, वेटर्स टिप और पुलिसमैन हैंड। तो क्या होगा इसमें, ये स्ट्रेट है मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड एल्बो, एक्सटेंडेड एल्बो, और ये रिस्ट क्या हो रहा है, फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स्ड रिस्ट, एंड ये क्या है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, फ्लेक्स्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, जॉइंट्स इंटरफैलेंजियल हो जाता है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स्ड हो जाता है, रिस्ट फ्लेक्स हो जाता है और एल्बो स्ट्रेट रहता है। किसकी तरह दिखेगा ये, ऐसे होने पर किसकी तरह दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन्स हैंड और वेटर्स टिप और वेटर्स टिप। समझ में आ गया। ये तीन चीजें आपको एप्स पैल्सी के बारे में याद रखना है। पहली बच्ची, एप्स पैल्सी क्या है, टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी है। किस लेवल पे इंजुरी हो रहा है, सर्वाइकल 5 एंड सर्वाइकल 6 में इंजुरी हो रहा है। हो क्या रहा है एप्स पैल्सी में, कैसा दिखता है एप्स पैल्सी में, एक्सटेंडेड एल्बो, फ्लेक्स्ड रिस्ट और फ्लेक्स्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। इसकी वजह से क्या नाम दिया गया है इसको, पुलिसमैन हैंड एंड वेटर्स टिप। एप्स पैल्सी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा, क्या है ये है दूसरा टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जिसका नाम है क्लम्प की पैल्सी। जानते हैं आप इसके नाम को, बहुत बार इसका क्वेश्चन भी देखा होगा। सेम पॉइंट्स देखेंगे हम क्लम्प की पैल्सी में भी। कौन सा लेवल में इंजरी हो रहा है, C7 एंड C8 स्पाइनल लेवल। सर्वाइकल लिख लें इसको तो ज्यादा बेहतर है। सर्वाइकल 7 एंड सर्वाइकल 8 लेवल में इंजुरी होगा, तब कौन सा पैल्सी देखने को मिलेगा, क्लम्प की पैल्सी। ठीक है, इसमें कैसा देखने को मिलेगा, देखिए इसमें कैसा देखने को मिलेगा आपको, इसमें हैंड फ्लेक्स्ड हो जाता है,
एल्बो भी फ्लेक्स्ड है, रिस्ट भी फ्लेक्स और इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स भी फ्लेक्स। ये फ्लेक्स होकर के इस तरीके का अपीयरेंस बनाता है और इस अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? क्लो हैंड। बिल्ली का पंचा देखा है, इस तरीके से कर्व्ड रहता है, तो क्लो हैंड। और दूसरा नाम क्या है इसका? एप्स पेल्सी। एप्स के पाम भी कुछ ऐसे ही होते हैं, तो दूसरा नाम क्या है इसका? एप्स पेल्सी। लिख लें इसको। देखिए क्या होता है इसमें? फ्लेक्स्ड एल्बो, फ्लेक्स्ड रिस्ट and flexion of and flexed interphalangeal joint। किसकी तरह दिखता है ये? इसलिए तो क्या बोलते हैं? also known as claw hand। claw hand बोलते हैं, इस तरीके से दिखता है ये। और क्या बोलते हैं इसे? एप्स हैंड। भाई देखो, इनका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है क्लम्पी पेल्सी का और एप्स पेल्सी का। तो ये याद रखना है आपको, इसका डिस्क्रिप्शन भी याद रखना है। इन दोनों में ही पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्सटेंशन कहाँ हो रहा है, फ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। C7 C8 में इंजुरी है तो एप्स है या क्लम्पी है, C5 C6 में हो रहा है तो एप्स है या क्लम्पी है। इमेज दिखाया जाएगा कि हैंड इस तरीके से फोटो में, तो वो दोनों में से कौन सा। तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर करते जाना है, ठीक है, साथ साथ में। तो समझ में आया क्या? ये दोनों है क्या? ये दोनों टाइप ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी है। इन दोनों से अगर पेशेंट को बचाना है तो आपको क्या करना है? आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि इस बार पर एक्जिला को प्लेस नहीं करना है। आपका एक्जिला बार के ऊपर प्लेस नहीं होना चाहिए, तो कहाँ होगा? एक्जिला बार के ऊपर नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो होगा एक्जिला, तब आपका एक्जिला होगा। सेकंड पॉइंट है आपका, एक्जिला शुड बी 1 to 2 इंच अबव बार। याद रहेगा क्या? याद रहेगा ये? एक्जिला शुड बी 1 to 2 इंच अबव बार, नेवर ऑन एक्जिला, ठीक है। इट should never be placed on bar to prevent from, किससे प्रिवेंट करने के लिए? ब्राकियल प्लेक्सस इंजुरी। ब्राकियल प्लेक्सस इंजुरी से प्रिवेंट करना है तो आपके बार पे कभी भी पेशेंट का एक्जिला नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बार से 102 इंच ऊपर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझ में आया? देखिए नेक्स्ट, देखिए तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? ये क्या है आपका? हैंडल है। जब पेशेंट यूज करता है इसको तो हैंडल पे क्या रखता है? अपना पाम रखता है। तो पेशेंट को आपको एजुकेट करना है कि आपका एल्बो कभी भी स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होगा तो शोल्डर पर प्रेशर जाएगा, एल्बो पर प्रेशर जाएगा और पेशेंट को पेन होगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इंजरी हो सकती है। तो जब भी हैंडल पर प्लेस करेगा पेशेंट तो आपको पेशेंट को बताना है कि एल्बो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्स्ड। कितना फ्लेक्स्ड होना चाहिए? 15 to 20 डिग्री एल्बो फ्लेक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको, थर्ड पॉइंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बो should never be flexed। elbow should never be straight। elbow should never be straight, बल्कि कैसा होना चाहिए? it should be flexed। कितने डिग्री में? flexed 15 to 20 डिग्री। 15 to 20 डिग्री एल्बो फ्लेक्स्ड होना चाहिए जब आप बार के ऊपर, हैंडल के ऊपर हाथ रखेंगे तब। ये क्या है? हैंडल के ऊपर जब पेशेंट हाथ रहेगा तो आपको एजुकेट करना है कि एल्बो को कैसा रखना है? फ्लेक्स्ड रखना है, स्ट्रेट नहीं रखना है। कितना फ्लेक्स्ड रखना है? 15 to 20। तीनों लाइन समझ में आ गया क्या? एक बार फटाफट देख लें। क्या पहली चीज हमने क्या देखी है? पहली चीज हमने ये देखी है कि जब भी पेशेंट पैरालाइज्ड है या फिर क्रचेस पर है तो नर्स किस साइड सपोर्ट देगी या फिर नर्स किस साइड खड़ी होगी? तो किस साइड होगी? ऑन वीक साइड ऑफ पेशेंट।
पेशेंट का जो भी साइड वीक है नर्स उस साइड पे खड़ी होगी और सपोर्ट जैसे जैसे कि अगर राइट साइड पैरालिसिस है तो नर्स कहाँ खड़ी होगी, राइट साइड पे खड़ी होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है, दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि भाई एक्सिला के ऊपर कभी भी बार नहीं होना चाहिए। अगर बार के ऊपर एक्सिला होगा, सॉरी अगर बार के ऊपर एक्सिला होगा तो क्या हो सकता है, एक्सिलरी इंजुरी होगा। लेफ्ट अनट्रीटेड अगर रहेगा तो क्या हो सकता है, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी होगा। ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एब्स पैल्सी और एक होता है क्लम्पी पैल्सी। एब्स पैल्सी के रिगार्डिंग हमने तीन चीजें देखी हैं, क्या क्या भाई, एब्स पैल्सी का मतलब कौन से लेवल ऑफ सर्वाइकल इंजुरी, C5 और C लेवल ऑफ सर्वाइकल इंजुरी होता क्या है एब्स पैल्सी। तो एब्स पैल्सी में क्या होता है, एल्बो स्ट्रेट, रिस्ट फ्लेक्स, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स्ड, एक्सटेंडेड एल्बो, फ्लेक्स्ड रिस्ट एंड फ्लेक्स्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, पुलिसमैन हैंड और वेटर स्टिक। क्लियर है ये चीज। दूसरा हमने क्या देखा है, क्लम्प की पैल्सी। क्लम्प की पैल्सी में कहाँ इंजुरी होता है, सर्वाइकल 7 एंड सर्वाइकल 8 में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्लेक्स्ड एल्बो, फ्लेक्स्ड रिस्ट एंड फ्लेक्स्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, फ्लेक्स्ड एल्बो, फ्लेक्स्ड रिस्ट एंड फ्लेक्स्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ये किसकी तरह दिखता है, इट लुक्स लाइक क्लो हैंड, बिल्ली के पंजा, या फिर एप्स हैंड की तरह दिखता है। दोनों चीजें याद रहेगी। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए एक्सिला को कहाँ रखना है, 1 to 2 इंच अबव बार। इसे प्रिवेंट करने के लिए एक्सिला को 1 to 2 इंच अबव बार रखना है। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था कि जब पेशेंट को हैंडल पर हाथ रखना हो, हैंडल पर, क्या ये हैंडल है, हैंडल पर हाथ रखना, तो आपको एजुकेट करना है कि एल्बो शुड नॉट बी स्ट्रेट बल्कि इट शुड बी फ्लेक्स्ड। कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे फ्लेक्स्ड होना चाहिए। यही तो हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 3 एमसीक्यू आपको क्रच के रिगार्डिंग याद रखना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्रच कौन सा यूज होता है, एक्सिलरी क्रच। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द लोकाई ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन। ठीक है, ये क्या है, जनरल बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना। आरआरबी में जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे पूछा क्या है, देखिए लोकाई का मतलब क्या होता है, पोजीशन। लोकाई का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कोई सा भी स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी से। तो यहाँ किसको ये इंडिकेट कर रहा है, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर पोजीशन की बात कर रहा है। विद इन द बॉडी प्लान, बॉडी प्लान के अंदर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इधर एनिमल, प्लांट और ह्यूमन, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्स बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन। टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन स्ट्रेटजी। किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए जो एक क्लासिफिकेशन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन। तो ऐसा टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन जिसमें ऑर्गन के पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको कौन सा मॉर्फोलॉजी कहा गया है, कौन सा मॉर्फोलॉजी कहा गया है, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर, फंक्शनल और कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। तो देखो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल एक एनिमल को हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं, भले ही उसमें प्रॉपर सनलाइट मिल रहा हो या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ 60% है, डीम सनलाइट मिल रहा है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी है वहाँ पर। मतलब इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस चीजों को जहां स्टडी करते हैं उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी। मतलब क्या है, इट स्टडी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसके अंदर स्टडी करते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी के अंदर।
तो ये तो नहीं है हमारा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है, ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ऑल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करता है, ऑल मॉलिक्यूलर स्टडी। ऑर्गेनिज्म कितने मॉलिक्यूल से, कितने माइन्यूट मॉलिक्यूल से बने, उन सब की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी। फंक्शनल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी इज नथिंग, इट इज ओनली it shows relation between structure and function of organ। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से किस तरीके से कोरिलेटेड है उसके बनावट में और उसके फंक्शन में, इसकी स्टडी कौन सी ब्रांच करती है, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी करती है, ये स्टडी करती है ऑफ पोजीशन ऑफ ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ऑर्गन्स किस किस पोजीशन में है उसकी स्टडी करने वाले ब्रांच का नाम क्या है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। हमारा राइट आंसर क्या है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। क्लियर हुआ क्या, ये तीन चीजें, एक्सपेरिमेंटल मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी मींस स्मॉल मॉलिक्यूलर स्टडी molecules that has made organism। फंक्शनल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी स्टडी करता है ऑफ रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से किस तरीके से रिलेटेड है इन द बनावट, स्ट्रक्चर एंड इन द देयर फंक्शन। ठीक है। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी किस चीज की स्टडी करता है, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो किस पोजीशन में लोकेटेड है, इसकी स्टडी के लिए जो ब्रांच उसका नाम क्या है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, राइट आंसर है हमारा डी। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। क्या पूछा है इसने, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म्ड। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम को क्या बोलते हैं, यूपनिया बोलते हैं, एपनिया, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। तो क्या बोलते हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं सब, क्या बोलते हैं इसको, यूपनिया, यूपनिया ही बोलते हैं, एपनिया, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया नहीं। चलिए देखिए, पहले तो हम एपनिया को देख लेते हैं। एपनिया का मतलब क्या होता है, ए मीन सब्सटेंस, ए मीन सब्सटेंस और पीनिया मीन्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, रिलेटेड टू रेस्पिरेशन मतलब absence of respiration is known as what, एपनिया। absence of respiration is known as एपनिया। एपनिया का नॉर्मल ड्यूरेशन, एपनिया का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 10 to 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड। ये नॉर्मल एपनिया है, इसे हम पैथोलॉजिकल एपनिया नहीं बोल सकते। इस एपनिया का नाम क्या है, इंड्यूस्ड एपनिया, इंड्यूस्ड एपनिया, इंड्यूस्ड एपनिया। 15 सेकेंड के बाद ये खुद से ही नॉर्मल हो जाता है। अगर 15 सेकेंड तक नॉर्मल है और फिर 15 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड के अंदर खुद से ही नॉर्मल हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एपनिया। एक होता है एबनॉर्मल एपनिया। एबनॉर्मल एपनिया का मतलब क्या है, एबनॉर्मल एपनिया का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, नॉर्मल ड्यूरेशन है इसका 20 सेकेंड, अप टू 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक अगर रेस्पिरेशन रिटर्न नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल एपनिया। याद रहेगा, चीजें याद रखनी, ठीक है। दूसरा टेकिकार्डिया का मतलब सबको पता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डिया का मतलब डिक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है नॉर्मल रेस्पिरेशन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसको ऐसा वैसा टॉपिक मत देखना, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक चीज तो आपको पता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, 16 to 20 ब्रीथ, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। और कैसा होता है ये, रिदमिक, और कैसा होता है, रेगुलर, रिदमिक एंड रेगुलर। इसी को क्या बोलते हैं हम, यूपनिया बोलते हैं।
ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? जब कभी भी एज ग्रुप मेंशन ना हो तब हम क्या लेकर के चलते हैं? इन अडल्ट। अडल्ट की बात कर रहे हैं हम, यही मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए, यहाँ लिख देते हैं इसको हम अडल्ट, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन न्यूबॉर्न इर्रेगुलर रेस्पिरेशन इज सीन, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन इज सीन, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? न्यूबॉर्न में इर्रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है, एकदम से रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर सैलो हो जाता है, फिर डीप हो जाता है। ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? न्यूबॉर्न से ऑब्वियसली ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। किसमें नॉर्मल है? ये न्यूबॉर्न्स में नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? irregular respiration in newborn is absolutely normal. क्यों? Hypothermia is most common complication, most common cause of death in newborn, जिसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या बोलते हैं? साइलेंट डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। साइलेंट डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न क्या है? हाइपोथर्मिया है। हाइपोथर्मिया की वजह से बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा और बेबी का रेस्पिरेशन रेट ऊपर नीचे होगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? बेबी सडन क्राई करेगा, सडन रिलीफ हो जाएगा। दो रीजन होगा रेस्पिरेशन बढ़ने की, भाई क्राई करेगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, चुप हो जाएगा तो रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा रीजन क्या है? 18 आवर्स तो बेबी स्लिप करता रहता है एक न्यूबॉर्न, जैसे जैसे उसका स्लिप डीप होगा रेस्पिरेशन रेट उसका स्लो होता जाएगा, फिर जगेगा फिर बढ़ जाएगा। इसीलिए न्यूबॉर्न में इर्रेगुलर रेस्पिरेशन बिल्कुल नॉर्मल कैरेक्टर है, इसको एबनॉर्मल कंसिडर नहीं करना है। अगर न्यूबॉर्न में रेगुलर है दैट इज एबनॉर्मल। न्यूबॉर्न में रेगुलर रेस्पिरेशन इज एबनॉर्मल, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। तीसरी चीज मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपने DKA का नाम सुना होगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? फ्रूटी ब्रीथ, फ्रूटी या फिर स्वीट ब्रीथ देखने को मिलता है, फ्रूटी या फिर स्वीट ब्रीथ देखने को मिलता है। ये ब्रीथ का पैटर्न कैसा होता है? इसका पैटर्न कैसा होता है? इसका पैटर्न होता है रेगुलर एंड इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। एक तो रेस्पिरेशन रेगुलर रहेगी और इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगी। तो DKA इज ओनली single one abnormal respiration in which regular respiration is seen। नहीं समझे? देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, DKA नॉर्मल तो नहीं है, फ्रूटी ब्रीथ आ रहा तो एबनॉर्मल है, मतलब एबनॉर्मल रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होने के बावजूद DKA एकमात्र एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है जहां पर आपको कैसा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑल आर क्लिनिकल फीचर्स, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो इसको, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेप्ट, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन मिलेगा रेगुलर रेस्पिरेशन, बी ऑप्शन मिलेगा इर्रेगुलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी रेट, सी ऑप्शन है फ्रूटी ब्रीथ और डी ऑप्शन है इंक्रीज्ड डेथ ऑफ रेस्पिरेशन रेट। राइट आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा राइट आंसर? हाँ, हमने ये पढ़ा है कि फ्रूटी ब्रीथ तो आता है, इंक्रीज डेप्थ भी होती है, बट रेस्पिरेशन कैसी होती है? रेगुलर होती है, इरेगुलर तो नहीं होती है, यही एक्सेप्शन है, इसने एक्सेप्ट पूछा है। हमारा राइट आंसर क्या है? बी। समझ गए? समझ में आया क्वेश्चन? DKA is only one abnormal respiration in which regular pattern of respiration is seen। पहला अपवादजनक क्वेश्चन। दूसरा अपवाद क्या है?
exceptional. Normally regular respiration is considered normal, but in newborns irregular respiration is considered normal. ठीक है, irregular newborns में absolutely normal है. तीसरा हमारे लिए adult के लिए 16-20 breath normal है, rhythmic and regular होगा. समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? मैं ये चीज आपको बताना चाहती हूँ और ये दोनों ही चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is the duration of first 5-year plan? First 5-year plan कौन से ईयर में आया था? First 5-year plan कौन से ईयर में आया था ये पूछा गया है. First 5-year plan 1951, 1956 to 67, 51 to 56, 61 to 66, 69 to 74. The right answer क्या है इसका? 1951 to 56 में आया था फर्स्ट 5-year प्लान. लास्ट 5-year प्लान कौन सा था? लास्ट 5-year प्लान मतलब ये है कि क्या अभी 5-year प्लान चल रहा है? नो, एट प्रेजेंट नो 5-year प्लान आर एक्टिव. प्रेजेंट में कोई भी 5-year प्लान नहीं है. 5-year प्लान बंद हो चुके हैं. ठीक है, लास्ट 5-year प्लान कौन सा था? जो 2012 एंड 2017 में आया था. कौन से नंबर का? 12th 5-year प्लान. 12th 5-year प्लान वॉज लास्ट 5-year प्लान. ठीक है, 5-year प्लान को कौन लेकर आया था? सबसे पहले 5-year प्लान को कौन लेकर आया था? भाई एक कमीशन था, एक कमेटी था जिसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन लेकर के आया था. ये प्लानिंग कमीशन को अब क्या कहते हैं? जीके का क्वेश्चन. प्लानिंग कमीशन को अब क्या बोलते हैं? नीति आयोग. नीति आयोग. कब बना ये नीति आयोग? ये नीति आयोग बना है आपका 2015. 1 जनवरी 2015 में बना है आपका नीति आयोग. तो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल डेफिनेटली कि नीति आयोग कब बना था. तो 1 जनवरी 2015 में बना था. पहले नीति आयोग का नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन था. 5-year प्लान कौन लेकर आया था? प्लानिंग कमीशन. लेकिन क्या अभी कोई 5-year प्लान एक्टिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं. 5-year प्लान अब स्टॉप हो चुके हैं. तो लास्ट कब था 5-year प्लान? 2012 एंड 17 में. कौन से नंबर का था? 12 नंबर का 5-year प्लान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस? विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस? यूट्रस का थिकेस्ट लेयर कौन सा है? एक्सोमेट्रियम है क्या? मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम? कौन सा लेयर है? देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि यूट्रस के कितने लेयर हैं. भाई सभी बहुत अच्छे जानते हैं कि यूट्रस के कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं. 3 लेयर है. जो सबसे इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम कहते हैं क्या इनर मोस्ट लेयर को? जो सबसे इनर मोस्ट, उसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम. जो बीच में है, मिडल में है, उसका नाम क्या है? जो मिडल में है उसका नाम क्या है? मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम है. और जो सबसे आउटर मोस्ट है उसका नाम, आउटर मोस्ट का नाम क्या है? पेरीमेट्रियम. ठीक है, पेरीमेट्रियम. इन तीनों के बारे में हम एक एक लाइन लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. एंडोमेट्रियम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंडोमेट्रियम क्या करता है. 2 काम करता है. इसका इंपॉर्टेंस मैं बता दूं. एक तो क्या करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर इसका लेयर स्ट्रेट आउट होता है. कौन सा लेयर स्ट्रेट आउट होता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस. स्ट्रेटम फंक्शनलिस. स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्ट्रेट आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये चीज आपको याद रखना है. 2 लेयर होता है एंडोमेट्रियम का. एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस और एक होता है स्ट्रेटम बेसिलिस. तो कौन सा लेयर स्ट्रेट आउट होता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस. ठीक है, याद रहेगा. दूसरी चीज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम में क्या होता है? यूटेराइन आर्टरी कौन से लेयर में होती है? इट कंटेन यूटेराइन आर्टरी. सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट वन. दूसरा चीज, इसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इट्स मसल फाइबर हेल्प टू प्रिवेंट ब्लीडिंग.
ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए मसल फाइबर हेल्प करते हैं। कौन से लेयर में होते हैं? मायोमेट्रियम में। अब ये मसल फाइबर कौन से पैटर्न में अरेंज होते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन से पैटर्न में मायोमेट्रियम के मसल फाइबर अरेंज होते हैं जो कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो इट इज अरेंज्ड एट फिगर ऑफ 8, अरेंज्ड एट figure of 8, also known as, it is also known as living ligature of uterus। क्या? living ligature of uterus। क्यों बोल रहे हैं भाई ऐसा? लाइगेट का मतलब क्या होता है? कट। लाइगेट का मतलब कट होता है। तो ये क्या कर रहा है? ये यूट्रस के ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहा है। ये मसल फाइबर यूट्रस की ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम दिया लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। दूसरी चीज, मसल फाइबर कौन से पैटर्न में अरेंज होती है? तो फिगर ऑफ 8 के पैटर्न में अरेंज्ड होती है। ये मसल फाइबर कहाँ होते हैं? ये मसल फाइबर होते हैं मायोमेट्रियम में। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये कैसा है? ये थिकेस्ट लेयर है। ये थिकेस्ट लेयर है मायोमेट्रियम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरीमेट्रियम के बारे में। तो पेरीमेट्रियम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है। तीनों लेयर हो गए, समझ में आ गया? मायोमेट्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसको। क्या क्या देखा है हमने? एक तो ये क्या करता है? यूटेराइन आर्टरी होती है इसमें। दूसरा क्या करता है? इसमें मसल फाइबर होता है जो कि क्या करता है? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। और क्या है इसका? और क्या है इसका? कि इसमें जो मसल फाइबर है वो कौन से पैटर्न में अरेंज होते हैं? फिगर ऑफ 8 के पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दिया है? दूसरा नाम क्या दिया है? लिविंग लाइगेचर। तो दूसरा नाम क्या दिया है उन्होंने? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। और ये क्या है? थिकेस्ट लेयर। ठीक है, एक बार अपना क्वेश्चन देख लें क्या हम? थ्योरी तो हमने देख लिया, अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा उसने सिंपली व्हाट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पहले से ही जानते हो, मायोमेट्रियम। ठीक है, बाकी के बारे में आपको एक आइडिया लग गया है जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसके बारे में पूछा उसने? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो बहुत अच्छे जानते हो आप इसका राइट आंसर। पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या है हार्ट का पेस मेकर? तो ऐसे नोट दिख रहा है क्या? यस, है ना? ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इन सब के बारे में वर्किंग लाइन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए ऐसे नोड, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। भाई ऐसे नोड कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड कहाँ होता है? एक तो आप बोलेंगे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। बट इसे और अच्छे तरीके से बताना हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो राइट एट्रियम में कहाँ लोकेटेड है? राइट एट्रियम में लोकेटेड है एट जंक्शन ऑफ, एट जंक्शन ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम के जंक्शन में होता है। हार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से होता है ना। यहाँ से डिवीजन होता है, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ से इंफीरियर वेना कावा आता है और यहाँ से सुपीरियर वेना कावा आता है। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा आता है। तो सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में जंक्शन होता है, यहीं पर होता है क्या? ऐसे नोड। समझ में आ गया क्या? ये क्या है आपका? सुपीरियर वेना कावा और ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा। समझ में आया ये? दूसरी चीज, ऐसे नोड जब इम्पल्स जनरेट करती है, ऐसे नोड जब इम्पल्स जनरेट करती है तब क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? एट्रियम या वेंट्रिकल? क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रियल, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं।
एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, इट विल एम्प्टी एट्रियम, मतलब एट्रियम के एम्प्टी होने को क्या बोलते हैं, इट विल लीड टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो 3 टर्म आपके क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। कौन कौन से, पहला तो एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट को ही सिस्टोल बोलते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं, जब एट्रियम एम्प्टी हो जाता है, जब एट्रियम खाली हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो एट्रियम के खाली स्टेट को क्या बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल सिस्टोल किसे बोलते हैं, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। कौन सा नोड रिस्पॉन्सिबल है एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ऐसे नोड रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा ईसीजी वेव दिखाई देगा, कौन सा ईसीजी वेव दिखाई देगा, ईसीजी वेव कौन सा दिखाई देगा जब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो पी वेव। समझ में आ गई इतनी चीजें, पी वेव दिखाई देगी जब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब भी ईसीजी में पी वेव है तो समझ जाइए कि भाई ऐसे नोड काम कर रहा है। ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखना है। पेस मेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड, लोकेशन कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो जंक्शन बिटवीन सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। जब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, एक तो जब ऐसे नोड एक्टिवेट होता है, जब इम्पल्सिस जनरेट करता है ऐसे नोड, तब क्या होता है, ऐसे नोड के इम्पल्स जनरेट करने से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रियम खाली हो जाएगा, ब्लड कहाँ चले जाएंगे, वेंट्रिकल्स में चले जाएंगे। तो एट्रियम के खाली होने को, एम्प्टी होने को क्या बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। समझ में आ गया चीज। ईसीजी में कौन सा वेव देखने को मिलेगा, ऐसे नोड की वजह से पी वेव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एवी नोड, नेक्स्ट देखते हैं हम एवी नोड। एवी नोड कहाँ लोकेटेड है भाई, लोकेटेड कहाँ है एवी नोड, बिटवीन राइट एट्रियम, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एट इंट्रा एट्रियल, इंट्रा एट्रियल पॉइंट। 2 एट्रियम के बीच पर का क्या लोकेटेड होता है, एवी नोड लोकेटेड होता है। एक बार इमेज देख लेते हैं, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट है, इन दोनों के बीच पे ही क्या होता है, एवी नोड। समझ में आ गया क्या, ऐसे नोड कहाँ पर है, बिटवीन सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। एवी नोड कहाँ पर है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब एवी नोड इंपल्स जनरेट करेगा तब क्या देखने को मिलेगा, व्हेन एवी नोड सेंड सिग्नल, जब व्हेन एवी नोड सेंड सिग्नल तो होगा क्या भाई, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब क्या होगा, वेंट्रिकल्स एम्प्टी होगा, खाली होगा। और ये जब वेंट्रिकल के खाली होने की स्टेज को क्या बोलते हैं, नोन एज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। समझ में आ गया होगा भाई। एवी नोड सिग्नल्स भेजेगा, सिग्नल्स पाते ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल खाली हो गया, ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और आओर्टा में चला गया। अब वेंट्रिकल्स खाली स्टेट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, एवी नोड की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब भी आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो ईसीजी में तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई एवी नोड सिग्नल्स सेंड कर रहा है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्या है, बंडल ऑफ हिस, छोटा सा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहाँ लोकेटेड है, बंडल ऑफ हिस कहाँ लोकेटेड है, एट
इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना में लोकेटेड है। क्या चीज है ये इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना? देखिए अपन इमेज देखते हैं इसका। ये जो वेंट्रिकल्स है, दो वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस है, इसी को बोला जाता है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। तो यहाँ पर क्या होता है? बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस होता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, एक लास्ट जो है उसका नाम क्या है? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर्स क्या है? ऐसे फाइबर्स निकले होते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स कहाँ होते हैं? ये फाइबर्स होते हैं आउटसाइड ऑफ हार्ट, आउटसाइड ऑफ वेंट्रिकल्स बोल दो आप इसको, आउटसाइड ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के बाहर की तरफ पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। बंडल ऑफ हिस कहाँ लोकेटेड है? इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना पे लोकेटेड है। और जो हमारा पुरकिंजे फाइबर है, पुरकिंजे फाइबर्स है, ये कहाँ लोकेटेड है? पुरकिंजे फाइबर्स आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ हार्ट लोकेटेड है। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिग्नल्स की स्पीड सबसे तेज कहाँ होती है? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर। तो फास्टेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कहाँ देखने को मिलेगा? इन पुरकिंजे फाइबर, क्योंकि पुरकिंजे फाइबर क्या है? बहुत माइन्यूट फाइबर से, बहुत माइन्यूट फाइबर जहाँ इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये चार चीजें समझ में आ गई क्या? चार चीजें समझ में आ गई क्या? क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने एसए नोड के बारे में देखा। एसए नोड क्या है भाई? एसए नोड क्या है? एसए नोड इज पेसमेकर ऑफ हार्ट। लोकेटेड कहाँ पर होता है ये? बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम के जंक्शन के बीच में होता है। क्या होता है? एसए नोड जब जनरेट करता है इम्पल्स तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, एट्रियम खाली हो जाती है। खाली एट्रियम को क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन। और ब्लड कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल्स में चला जाता है। कौन सा ईसीजी वेव देखने को मिलेगा आपको? टी वेव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एवी नोड। एवी नोड कहाँ लोकेटेड होता है? एवी नोड होता है बोथ एट्रियम के बीच में। जब एवी नोड सिग्नल्स भेजेगा तब क्या होगा? एवी नोड जैसे सिग्नल भेजेगा तो क्या होगा? आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होते को हम क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते ही क्या वेंट्रिकल्स खाली हो गया? ब्लड कहाँ चला गया? आपके पल्मोनरी आर्टरी में और अओर्टा में चला गया। जब वेंट्रिकुलर खाली होगा तो खाली होने की स्टेट को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। कौन सा चेंजेस देखने को मिलेगा? इसी चेंज आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? क्यूआरएस वेव, क्यूआरएस वेव देखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमने क्या देखा है? नेक्स्ट हमने देख लिया है छोटा सा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहाँ लोकेटेड होता है? एक इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना में। फोर्थ हमने देखा है क्या? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर कहाँ होते हैं? आउटसाइड ऑफ हार्ट होता है। लेकिन इसके बारे में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है कि सिग्नल्स का रैपिड ट्रांसमिशन, फास्टेस्ट ट्रांसमिशन कहाँ होता है? पुरकिंजे फाइबर में।